एवरीवन, वेलकम टू इज़ी लर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट एपिसोड में हम न्यूटन रैप्सन मेथड की एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे। तो आज की एपिसोड में हम एक और एग्जांपल को देखेंगे ताकि फ़र्दर क्लैरिफिकेशन हो सके, और एक और एग्जांपल देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो सके। आज जो एग्जांपल है वो मैंने जो डिसाइड किया आज की एग्जांपल वो ये है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स माइनस 10 इज़ इक्वल्स टू 0। ये एक मुझे क्वेश्चन गिवन है, और इस क्वेश्चन का मुझे ये कहा गया है कि आप न्यूटन रैप्सन मेथड से इसका आंसर निकालें जब तक इसका आंसर 10% से बिलो ना रह जाए। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट भी है जिसको हम स्टैंडर्ड भी मानते हैं कि एरर की जो परसेंटेज है वो जब तक 10% से नीचे ना हो। अगर ये ना भी गिवन हो तो हमें ये पता होता है कि आपने जो एरर निकालना है, आप 10% से जब नीचे एरर आ जाए, रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर, तो आप अपनी आइट्रेशन स्टॉप कर सकते हैं। ये बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट फॉर रिकैप हम लोग इनको देख रहे हैं। एनीवे बात ये आगे चलते हैं, और इसके अंदर मुझे इंटरेस्टिंगली बात ये है कि एक इनिशियल गैस भी प्रोवाइड किया गया है। जैसे लास्ट टाइम भी हमें एक इनिशियल गैस दिया गया था, इसके अंदर एक ही इनिशियल गैस दिया गया है। उसने कहा है कि रूट्स आर इन बिटवीन 3 and 6। तो ये मैं इसे इंटरवल दिया हुआ, बल्कि क्योंकि दो वैल्यूज़ दिए हैं, दो वैल्यूज़ जब बनेंगी तो फॉर एग्जाम्पल एक इंटरवल बन जाएगा। एक जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक पॉइंट दिया गया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ पॉइंट 3, लेकिन अब उसने मुझे दो पॉइंट्स दिए हैं। इट मीन्स देयर इज़ एन इंटरवल 3, 4, 5 एंड लेट्स से इट इज़ ए 6। तो ये एक इंटरवल मुझे दिया गया, और उसने कहा है कि इस इक्वेशन का जो है वो वैल्यू यानी कि चेंज होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इट इज़ ए पॉजिटिव वैल्यू 3 पे हो सकता है, कोई 3 पे पॉजिटिव हो, देन 6 पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर 3 पे नेगेटिव है तो 6 पे पॉजिटिव होगी। मतलब इस पॉइंट्स के दरमियान जो है वो रूट लाई करता है। तो इनमें से आप हम एक को इनिशियल गैस ले लेंगे और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें से देखते हैं, सबसे पहले चूँकि हमारे फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। सबसे पहले हमें अपना फार्मूला लिखता हूँ। तो न्यूटन रैप्सन के केस में फार्मूला क्या है कि अगर मैंने फर्स्ट आइट्रेशन का फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, x0, क्योंकि इस तरफ 1 है तो आपको पता है कि दूसरी साइड पे हम लोग एक कम लेते होते हैं। अगर इधर 1 फाइंड कर रहे हैं तो 1 - 1 0, अगर इधर 2 है तो इस साइड पे जितने भी x होंगे वो 1 होंगे, क्योंकि जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो x0 माइनस एफ ऑफ x0 यानी कि फंक्शन इस वैल्यू का, और इसी डेरिवेशन ऑफ दैट फंक्शन। तो ये चीज़ें हम लोग जिस तरह लास्ट एपिसोड में भी देखी थी, आज हम इनको देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या इसके ऊपर हमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। नंबर 1 तो हमें एक इनिशियल गैस चाहिए सिंपली। तो वो इनिशियल गैस हमारे पास क्या है कि हमें ये लेट्स से कि मैं इनिशियल गैस जो है वो x0 3 को ले लेता हूँ। दिस इज़ माय इनिशियल गैस 3। अब अगर मैंने ये इनिशियल गैस 3 ले लिया है तो इसके बाद मुझे फंक्शन ऑफ डैट फंक्शन चाहिए, यानी कि फंक्शन ऑफ x0 चाहिए। ये x0 ये है। फंक्शन ऑफ x0 का क्या मतलब है कि इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन पर पुट करूं तो क्या आंसर आता है। फंक्शन है ना, ये लेट, सबसे पहले आपने ये भी लेट करना होता है ना, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सबसे पहले आपने लेट करना ये भी होता है कि दिस इज़ इक्वल्स टू, ये एक फंक्शन है x का, ये पूरी इक्वेशन कि ये एक इक्वेशन एक कंप्लीट फंक्शन है एक x का, और इसके ऊपर मैं ये करता हूँ कि जो अब ये x का फंक्शन है, एट x क्या है, मेरे पास जो भी आपकी वैल्यू आती रहेगी x, ये बेसिकली xn है और ये सारे भी xn है। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि अब मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। जैसे x0 पुट करके देखते हैं कि तो वो अगर मैंने x0 पुट करनी है तो इसका मतलब है कि मैं फंक्शन फाइंड कर रहा हूँ एट x0। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम क्या करते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे x0 की वैल्यू से।
तो क्या वैल्यू है इसकी, वो मैं जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू लगा दी। जब ये मैंने वैल्यू लगाई, देख सकते हैं आप, x की जगह पे मैंने 3 लिख दिया, जहाँ जहाँ पे x आ रहा था सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी। तो ये उसके पास मेरे उसके बाद ये आंसर आ चुका है मेरे पास फंक्शन ऑफ x0 का -16। अब मेरे पास फार्मूले के मुताबिक ये चीज़ भी पूरी हो रही है, ये चीज़ भी। अब तीसरी चीज़ क्या है, इसका ये डेरिवेशन। अब डेरिवेशन कैसे निकाल देंगे, सबसे पहले तो मुझे डेरिवेशन का एक फंक्शन चाहिए। तो ये मेन इक्वेशन है ये, तो इसका आप डेरिवेशन निकाल लें। डेरिवेशन कैसे निकलता है, सबसे पहले एक्स क्यूब का निकालते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेशन क्या होता है, 3x² -4, वैसे ही x² का क्या होता है 2x, प्लस x का क्या होता है 1, कांस्टेंट का 0 होता है। तो 3x² -8x + 1 आ गया मेरे पास इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन अब इसी तरह जैसे ये मेन इक्वेशन थी, अब एक हमारे पास डेरिवेशन की मेन इक्वेशन क्या बन गई ये। अब इस मेन इक्वेशन का हम निकालेंगे एट x0, इसकी वैल्यू निकालेंगे एट x0, क्योंकि हमें चाहिए एट x0 हमारे इनिशियल गैस के ऊपर। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, x0 हमारे पास -16 है, तो डेरिवेशन, ये डेरिवेशन का साइन डाला और -16, x की जगह -16 लगा दिया। या फिर आप यहाँ पे -16 भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अगर जैसे हम पहले कर रहे हैं, चलें पहले की तरह कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लें फंक्शन ऑफ x0, एक ही बात है। या फिर उसकी वैल्यू लिख लें या फंक्शन ऑफ x0 कर लें, जिस तरह यहाँ पे x0, तो x0 की यहाँ पर हम x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करते जाएंगे, इनिशियल गैस हम अपना सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो इनिशियल गैस चूँकि हमारा 3 है तो हम 3 पुट करते जाएंगे। तो इस केस में भी जो मेरे पास आंसर, इस केस का जो आंसर आ रहा है वो क्या है 4। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें पूरी हो गई। अब क्या करता हूँ मैं, एक x1 यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी की सारी फुलफ़िल हो गई। अब मैं इसको इजीली निकाल सकता हूँ। निकालने का तरीका कर क्या होगा, मेरे पास x1 = x0 माइनस फंक्शन ऑफ x0 एंड डेरिवेशन ऑफ दैट फंक्शन। तो x1 = x0, यहाँ पर मेरे पास क्या है 3 माइनस, ये माइनस का साइन था, फंक्शन ऑफ x0 क्या है, फंक्शन ऑफ x0 के ये फंक्शन ऑफ x0 की मेन इक्वेशन, और इससे हमने जो निकाला फंक्शन ऑफ x0 क्या है -16, और डेरिवेशन ऑफ दैट फंक्शन, तो डेरिवेशन का ये मेन इक्वेशन ये मेन इक्वेशन है डेरिवेशन की। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया 4। तो x1 = 3, ये नेगेटिव प्लस हो गया, और ये 4 = 7। तो x1 किसके बराबर आ गया, यहाँ पे मेरे पास x1 किसके बराबर है 7 के बराबर इक्वल्स आ गया, ठीक है। तो ये तो मेरे पास क्या थी, एक आइट्रेशन 1 थी। कहाँ से ये सारे का सारा प्रोसीजर क्या है, इसको आप कौन क्या था आइट्रेशन, यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट हुई आइट्रेशन 1, ठीक है। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर आइट्रेशन 1 में काउंट हो गया। अब हम आइट्रेशन 2 की तरफ मूव करते हैं। तो आइट्रेशन 2 के अंदर हमारा जो प्रीवियस होता है वो x1 को हम यूज़ करेंगे एज अवर इनिशियल गैस फॉर फाइंडिंग द x2, ठीक है। और जब हम x2 को फाइंड करना चाहते हैं तो हम उस वक्त x1 को एज इनिशियल गैस लेंगे। तो आगे चलते हैं, ये देखें, ये पेज सीधा कर लें तो उसके बाद ठीक हो गया। अब हम x1 का हमारे पास एक दफ़ा फिर यहाँ लिख लेते हैं, 7 आ चुका है। अब मैं आइट्रेशन 2 कर रहा हूँ। यहाँ पे आप रिलेटिव एरर भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन चूंकि मुझे पता है
मैंने चेक किया हुआ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। रिलेटिव एरर अगर आप फाइंड करेंगे, आपको मैंने रिकमेंड किया था रिलेटिव एरर आप वैसे फ़र्स्ट का फाइंड करें, बेहतर रही। लेकिन मैं टाइम सेव करने के लिए मैं फ़र्स्ट का नहीं फाइंड करता, मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट में एरर ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होता है। लेकिन मैं आपको एक और बात ये बता दूं कि अगर आप फर्स्ट आइट्रेशन में देखें, इस केस में मुझे इनिशियल गैस अवेलेबल था। अगर मुझे इनिशियल गैस अवेलेबल हो तो उसके अंदर कंफर्म है कि उसने, चूँकि बुक वाले ने अगर मुझे इनिशियल गैस दिया है अपनी एग्जांपल में, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी दफ़ा वहाँ पे टेस्ट किया होता है, उन्होंने खुद सॉल्व किया होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर रूट है, वाकई है, तो उन्होंने मुझे इसका इनिशियल गैस दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें रूट है तो इसका ईच आइट्रेशन में इसकी एरर की परसेंटेज क्या हो रही है, डाउन होनी चाहिए। तो ये अंडरस्टूड है क्योंकि उसने रूट दिया था। अगर मैं इसका जो है वो इंटरवल उसने दिया था, अगर मैं इसका इंटरवल जो है वो, अगर मैं इसका इंटरवल खुद से सिलेक्ट करता, जैसे सब्सटीट्यूशन करके हम आगे चलें, मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करूँगा तो उसमें हम करूँगा भी। तो अगर मैं इसका इंटरवल खुद से सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अंदर एरर के चांसेस आ सकते हैं। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट आइट्रेशन से ही उसका स्टार्ट कर देना लाजमी तौर पर, निकालना ये रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर निकालना। फर्स्ट आइट्रेशन के बाद भी निकालेंगे, सेकंड के बाद भी निकालेंगे, थर्ड के बाद भी निकालेंगे। इसके अंदर तो मुझे अंडरस्टूड है कि मेरा एरर लाजमी तौर पर कम हो रहा है, तो मैंने कहा फर्स्ट के बाद मैं ना निकालूं, तो सेकंड से मैं ऑलमोस्ट स्टार्ट कर देता हूं। लेकिन इसके अंदर भी वैसे तो मुझे चाहिए कि मैं निकालूं। क्यों निकालना चाहिए? जब भी आप क्वेश्चन करेंगे अपने तौर पे, आपने ऑलवेज जो है वो एरर निकाला करना है। उसकी वजह ये है कि कभी कभार ये एरर के हर मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं ड्रॉबैक्स को डिस्कस करता हूँ। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक रीज़न ऐसी आ जाए या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जो कि ड्रॉबैक्स की जो है वो सिचुएशन में लाई करती हो, तो उस केस में फिर आपको कैसे पता लगेगा? आप अगर फर्स्ट आइट्रेशन के बाद लेट्स सपोज मेरा एरर जो है वो 50% है, देन मैं सेकंड आइट्रेशन करता हूँ तो मेरा एरर 60% हो जाता है, फिर 70 हो जाता है। 2-3 आइट्रेशन के बाद मैं ये गैस से पता लग जाएगा कि एरर जो है वो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। अगर मैं एरर निकालूंगा ही नहीं तो मुझे कंपेयर किसके साथ करूँगा? मैं 4-5 आइट्रेशन बिला वजह कर लूँगा और देन फिर मैं कहूँगा कि एरर तो कम हो ही नहीं रहा। तो इसीलिए बेहतर यही है कि पहली आइट्रेशन भी आप करें, पहली आइट्रेशन के बाद भी आप एरर की परसेंटेज लाजमी तौर पर निकाल लिया करें। मुझे चूँकि पता होता है मैं इसलिए काफ़ी चीज़ें स्किप भी कर देता हूँ। तो ये चीज़ें आपने अपने तौर पे जब करनी है, स्किप नहीं करनी है। तो आज ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, तो आगे से ये मैं बार बार अभी इस बात पे फोकस नहीं करूँगा। अगर मैं कभी नहीं निकालूंगा तो इसका मतलब ये है कि अंडरस्टूड है कि आपने उसकी निकालनी है। तो चलें अब आगे चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा पहले वेस्ट हो चुका है। फंक्शन ऑफ x1, अब मैं क्या करूँ, इस x1 पे मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा इक्वेशन की। तो मेन इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ। मेन इक्वेशन ये x1 पे नहीं है, ये मेन इक्वेशन लिख लेना हूँ। पहले मेन इक्वेशन लिख लेता हूँ, वो क्या थी, x³ -4x² प्लस x - 10, यही थी। अब इस इक्वेशन में मैं x1 पुट करने लगा हूँ, x1 के लिए हाथ से देखने लगा हूँ। तो x1 क्या है, 7 है, तो 7³ -4 × 7² प्लस 7 - 10। तो फंक्शन ऑफ x1 जो है वो मेरे पास 7 सब्स्टिट्यूट करने के बाद 144 आ रहा है। अब आप इसी तरह इसके डेरिवेशन का फंक्शन निकाल लेंगे। ये डेरिवेशन की मेन इक्वेशन जो है वो मेरे पास क्या थी, डेरिवेशन की मेन इक्वेशन जो है वो मेरे पास 3x² - 8x + 1 थी। तो अब इसके अंदर भी मैं इसी तरह ही x1 की जो है वो सब्स्टिट्यूशन करूँगा। इनिशियल गैस मेरे पास 7 है, वो पुट करता जाऊँगा। तो ये जब मैं 7 पुट करता हूँ तो इसका आंसर मेरे पास x जो आता है डेरिवेशन का वो 92 है। तो इसी तरह अब मैं फार्मूला क्या होगा इस टाइम, फार्मूला अगर x2 है तो यहाँ पर x1 होगा। सारा कुछ वही जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपने वहाँ पे x2 लेना है तो इस राइट साइड पर सारी की सारी टर्म्स क्या होती हैं, कम होती हैं, तो इधर सारा कुछ x1 होगा। तो जब इसके अंदर हम वैल्यूज़ लगाते हैं तो x1 की वैल्यू मेरे पास 7 है, माइनस फंक्शन ऑफ x1 क्या है मेरे पास 144 -92 इज़ इक्वल्स टू, तो x2 मेरे पास जो आएगा वो है 5
0.43478। ये मेरे पास एक क्या चीज़ आ गई, एक x2 आ गया। अब अगर मैं इस x2 को अब कंपेयर कर लेते हैं, इस x2 को कंपेयर किस तरीके से किया जाएगा, कंपेयर करने का क्या तरीका है। अगर आप किसी को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप रिलेटिव एरर निकालें। अगर आपका रिलेटिव एरर डिक्रीज़ हो रहा है देन यू आर मूविंग इन ए राइट वे। ठीक है, आप अब जो जा रहे हैं वो एक सही रास्ते पे, सही सिमत में जा रहे हैं। तो रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। रिलेटिव एरर का वही आसान सा फार्मूला ऑलवेज रिपीट होता है, लेटेस्ट वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू या प्रीवियस वैल्यू। तो लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 5.43478 डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑलवेज हम यही फार्मूला है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये लेटेस्ट वैल्यू x2 है माइनस x1 की वैल्यू क्या थी 7, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली, डिवाइडेड बाय लेटेस्ट वैल्यू 5.43478 मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसका मॉड लेते हैं ताकि अगर नेगेटिव वैल्यू भी हो तो हम एरर की परसेंटेज पॉजिटिव में शो हो, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम अपनी परसेंटेज निकाल सकें। तो रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर जो है इस केस में आ रहा है वो मेरे पास 28.8% आ रहा है। तो रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर की परसेंटेज 28 है। क्योंकि अभी ये 10 से नीचे नहीं आई तो इसका मतलब मुझे अपनी आइट्रेशंस जो हैं वो कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। तो अब मैं क्या आइट्रेशन 3 की तरफ मूव कर गया हूँ। आइट्रेशन 3 में मेरा जो गैस है इनिशियल आइट्रेशन 3 के केस में तो वो x2 है जो मैंने अभी प्रीवियसली निकाल लिया है आइट्रेशन 3 के केस में। अब मैं फंक्शन ऑफ x2 निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x2 के लिहाज से। तो जिधर जिधर x था मेन इक्वेशन में मैंने उधर उधर ये x मैंने पुट करता गया। ये मेरे पास x2 इस केस में इनिशियल गैस है, तो ये मेरे पास फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू। इसी तरह अब डेरिवेशन वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेरिवेशन वाले की वैल्यू मेरे पास आएगी किस तरह, जहाँ जहाँ पे वो हमारे पास उस केस में भी x था वहाँ हम ये सब्सटीट्यूट करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 46.13226। तो ये मेरे पास थर्ड आइट्रेशन के लिए मेरे पास डेरिवेशन आ चुका है। डेरिवेशन का विद फंक्शन की वैल्यू भी मैंने निकाल लिया। तो अब मैं x3 निकालने के लिए रेडी हूँ। कैसे निकलता होता है, एक दफ़ा फार्मूला रिपीट कर दिया गया। x2 अगर इधर x3 है तो तमाम वैल्यूज़ x2 की होंगी। तो x2 क्या है 5.43478 माइनस फंक्शन ऑफ x2 क्या है मेरे पास ये 37.81364 और डिवाइड बाय 46.13226। ये 46 डेरिवेशन फंक्शन। तो ये x3, तो x3 मेरे पास जो आ रहा है वो है 4.615101। तो ये मेरे पास क्या आ गया x3। कैलकुलेशंस के अंदर अगर कोई एरर हो तो वो आप लोग का मैं हर दफ़ा रिपीट करता हूँ कि उसके अंदर वो एरर आ सकते हैं, एरर के चांसेस हैं, लेकिन एरर होते नहीं हैं लेकिन चांसेस हैं। आप देख लें क्योंकि ये वैल्यूज़ तेज़ी में मैंने ऑलरेडी पहले निकाल के रखी हैं, लेकिन इसके अंदर एरर हो सकता है। ये नहीं मैं क्लेम करता कि एरर नहीं है, तो इसमें ऐसा कोई केस नहीं, लेकिन मेथड में कोई एरर नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, लेकिन ये मैं फिर भी कहता हूँ कि शायद कोई एरर आ सकता है, मुमकिन है ये। रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। जैसे पहले निकाला था रिलेटिव एरर उसी तरह ही लेटेस्ट वैल्यू क्या है इस टाइम, लेटेस्ट वैल्यू 4.615101 जो भी निकल लिया माइनस लेटेस्ट वैल्यू क्या थी 5.4347। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रीवियस वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब मैं जो है वो अपनी प्रीवियस वैल्यू ये लिख दी। तो अब ये मैं लेटेस्ट वैल्यू नीचे लिखूँ मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इट इज़ 17%। तो रिलेटिव एरर की जो परसेंटेज आती है मेरे पास वो कितनी है 17%। तो अभी भी ये 10% से हाई है, तो इसीलिए मुझे इसकी एक और आइट्रेशन करनी पड़ती है। तो वो आइट्रेशन देखते हैं। अब हम आइट्रेशन 4 की तरफ मूव कर, तो ये मेरे पास आइट्रेशन 4 आ गई है। मैंने x3 लिख दिया है। x3 जो था मेरे पास, मैंने जहाँ जहाँ पे फंक्शन ऑफ x3 निकाल रहा हूँ एट x3 मेन इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे मेरे पास x था वहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरे पास x3 पुट किया है। यहाँ पे x3 आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये -10 है।
जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7.716234। तो ये आ जाएगा मेरे पास x3 का। और डेरिवेशन कैसे निकलेगी? डेरिवेशन के अंदर उसी तरह ही जहाँ जहाँ पर आपके पास 615101 ये ऊपर से x3 पुट करते जाएंगे, और वैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो आ रहा है वो है 27.9766। ये है x3 का फंक्शन। अब x4 निकालने के लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि मेरे पास x3 भी आ चुका है, फंक्शन एट x3 भी आ चुका है, और डेरिवेशन ऑफ फंक्शन एट x3 भी आ चुका है। तो x3 क्या मेरे पास 4.615101 माइनस ये वाली वैल्यू, फंक्शन एट x3 7.716234 डिवाइड बाई 27.9766। तो जब आप इसको कर लेंगे कैलकुलेट तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.3392। तो ये मेरे पास एक आ गया। अब मैं इसका रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर चेक करता हूँ। रिलेटिव एरर, इसको रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर कहते हैं, रिलेटिव एरर भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो ये रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? रिलेटिव एरर कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है? आप मॉड लेते होते हैं, लेटेस्ट वैल्यू क्या है 4.3392 माइनस 4.615101 डिवाइड बाय 4.3392 का मॉड, एंड 100 इज़ फॉर परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 6.358%। तो अब ये एरर क्या है 10% से ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी आइट्रेशंस को स्टॉप कर सकता हूँ, क्योंकि 10% की जो है वो मार्जिन होता है। अब एरर अगर मैं मज़ीद आइट्रेशंस करूँगा तो एरर क्लोज हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस में वो कहता है कि आपने इतनी आइट्रेशंस करनी ही करनी है, लेकिन मोस्टली यही कहा जाता है कि आप 10% पर जाकर स्टॉप कर दें। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ये शराइत होती हैं कि आपने लिमिटेशन उन्होंने दी होती हैं कि आपने इतनी आइट्रेशंस करनी है। इसलिए हमने क्या कितनी आइट्रेशंस की हैं, हमने 4 आइट्रेशंस के बाद हमने स्टॉप कर दिया। लेट से अगर वो कहता है कि आपने 5 करनी है तो हमने एक और आइट्रेशन इसी तरीके से कर लेनी थी। तो अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कर लें, और उसके अलावा यही है कि आप सपोर्ट करें, लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई तो आप लोग डिसलाइक करें।